बहुत लंबे टाइम के बाद ये पीडीएफ भाड़े पे मिला यार, मगर मिल गया। इसी बात पे एक गाना हो जाए, दिल का दरिया। दिल का दरिया बह ही गया। ओ परीक्षा चल रही है, अभी मजाक सेट किया। चलो अब हम देखते हैं अपना जो पूरा सॉल्यूशन आ चुका है आपके रियल पेपर का। इसको मैंने बोला था आपको ये रियल पेपर है पूरा, तो इस रियल पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखना, पहले ही बोल दे रहा हूँ, नहीं तो भाग जा छोड़कर फेक पेपर समझ कर, बट रियल है। एंड तक देखना, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो यहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 से। तो प्रश्न क्रमांक 5 दिया है, यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। तो इसका जो उत्तर देखिए, रसायन विज्ञान में किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र है जो बताता है कि उस यौगिक के अणु में कौन कौन से परमाणु है तथा उन परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात क्या है। उदाहरण भी आप देख सकते हैं, H2O में H व O का परमाणुओं का 1:2 है, जो वो यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 5 का अथवा, मैंने दोस्तों अथवा सही सॉल्यूशन किया, इसलिए थोड़ा टाइम लगा वीडियो को आने में, बट आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का अथवा उत्तर। मूल संकल्पना क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, हम एक प्रकार की 12 वस्तुओं के समूह को 1 दर्जन कहते हैं। जैसे 1 दर्जन से तात्पर्य 12 पुस्तकों से तथा 1 दर्जन आम से 12 आम से तात्पर्य। उसी प्रकार परमाणु अणुओं तथा आयनों की संख्या को गिनने के लिए रसायन विज्ञान में जिस इकाई का उपयोग किया जाता है उसे मोल कहते हैं। 1 मोल बराबर 6.02 × 10⁻23 कणों का समूह है, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6, परिरक्षण प्रभाव क्या है। दोस्तों ये रियल पेपर है, यकीन मानिए आपको पूरा यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। बट सेट कोई भी हो, चिंता मत करना, यही प्रश्न आएंगे, ये मेरी गारंटी है। 100%, 90 से 100 में से 100 में से 200 नंबर लेकर के आओगी। इस वीडियो को जो भी पूरा देखेगा वो पूरे में से पूरे नंबर छापेगा, गारंटी से छापेगा। वो तो अब पेपर के बाद ही पता चलेगा। परिरक्षण प्रभाव क्या है, प्रश्न क्रमांक 6। स्क्रीनिंग प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। आंतरिक सेल इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति के कारण परमाणु नाभिक और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों के बीच के आकर्षण में किसी कमी का प्रभाव है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंतरिक सेल इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक को ढाल देते हैं। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा उत्तर देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा उत्तर कहाँ गया, ओए कहाँ गया। चलो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर मैं आपको स्क्रीन पर पिन कर देता हूं, आप देख लीजिएगा। तो ये प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर रहा। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आप देख लीजिए। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर देखते हैं। लगता है मैं पीडीएफ में उसे ऐड करना भूल गया। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आप देख सकते हैं, NH3 तथा NF3 दोनों अणुओं का द्विगुण आघूर्ण अधिक है, क्यों। तो आप देख सकते हैं NH3 और NF3 दोनों अणुओं का आकार पिरामिडीय होता है, परंतु द्विध्रुव आघूर्ण NF3 की अपेक्षा अधिक होता है। NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 की अपेक्षा अधिक होता है। NH3 में एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म का द्विध्रुव आघूर्ण 3 N-H बंधों की दिशा में ही होता है, जबकि NF3 में एकांक युग्म का द्विध्रुव आघूर्ण 3 N-F बंधों की विपरीत दिशा में होता है, जिसके कारण NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण का मान घट जाता है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा उत्तर, NH3 में H-N, ये जो प्रश्न है आप देख लेना। उसके बाद हम इसका उत्तर देखते हैं सीधा सीधा। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता 3:0, हाइड्रोजन की 2:1 से अधिक होती है, अतः N-H आवन क्या लिखा है, आवन ध्रुवीय होता है, इसलिए NH3 में अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध होते हैं। इसके विपरीत P तथा H दोनों की विद्युत ऋणात्मकता 2:1 होती है, इसलिए पीएच बंध ध्रुवीय, अरे ध्रुवीय नहीं होता, अतः इसमें हाइड्रोजन नहीं होता है। ओके दोस्तों, उसके बाद NH3 में हाइड्रोजन आबंध बनता है। NH3 का क्वथनांक पूर्व से हाइड्रोजन बंध के कारण PH3 से अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। यहाँ पर थोड़ी काटा पीटी हो गई है, बट उस पर ध्यान मत देना। उसी बात पर जय बजरंगबली का नारा लगाते हुए अपना प्रश्न क्रमांक अगला आता है। क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन में मतलब अंतर नहीं। क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन क्या है। क्रांतिक ताप आप देख सकते, क्रांतिक दाब किसी गैस का वह ताप है जिससे अधिक ताप पर गैस का द्रवण कितने भी उच्च ताप पर असंभव है।
उस गैस का क्रांतिक ताप कहलाता है। इसे TC से प्रदर्शित कहते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपना आगे अगला जो है महासभा का महाप्रश्न आता है, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन। सबसे पहले क्रांतिक दाब देखिए, ये जो है दोस्तों ऐसा छाप दीजिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप देख सकते क्रांतिक दाब पर किसी गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब क्रांतिक दाब कहलाता है। क्रांतिक आयतन होता है क्रांतिक ताप एवं क्रांतिक दाब पर एक मोल गैस का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे सत्यनारायण भगवान की जय। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 8, आकार बदलने पर गुब्बारे ऊंचाई पर जाने पर बड़े हो जाते हैं, तो हमें नहीं पता और लिख लो। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक संयुग्मी क्षार युग्म क्या है। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, अम्ल क्षारक का वह युग्म है, अम्ल क्षारक का वह युग्म है जिसमें एक प्रोटॉन का अंतर होता है, वह अम्ल क्षार युग्म जो प्रोटॉन विनिमय द्वारा बनता है संयुग्मी क्षार युग्म कहलाता है। बट इसके बाद ये जो लिख लेना, ये जो है क्या महाभारत से लिखी है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा उत्तर, ओस्टवोल्ड का तन्यता का नियम क्या है। तो ओस्टवोल्ड का तन्यता का नियम, दुर्बल विद्युत अवघट्ट के आयतन की मात्रा तन्यता के वर्गमूल के समानुपाती या सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और ये नीचे की महाभारत आप देख लेना क्या लिखा है, नोट कर लेना और याद कर लेना। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, पोटेशियम की तुलना में सोडियम कम अभिक्रियाशील है, क्यों। पोटेशियम की तुलना में सोडियम है जो वो कम अभिक्रियाशील है, क्यों बताइए। सोडियम का मानक इलेक्ट्रॉन विभव यहाँ पर देख सकते हैं कितना होता है, पोटेशियम के मानक इलेक्ट्रॉन विभव की तुलना में अधिक है। इसके अतिरिक्त सोडियम की आयनन एंथैल्पी भी पोटेशियम के आयनन एंथैल्पी से अधिक है, अतः सोडियम पोटेशियम से कम क्रियाशील है। ओके ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 10, BeCl2 वायु में धूम्र देता है, क्यों। अब इसका उत्तर तो जिसने दिया होगा वो लिख लेना, वायु वाला सामान्यतः वायु में धूम्र देता है क्योंकि वायु में आर्द्रता होती है, अतः बेरिलियम हैलाइड आसानी से जल अवघटित होकर HCl मुक्त करती है, जिसके कारण बेरिलियम हैलाइड वायु में धुआं देती है। उसके बाद यहाँ पर ये जो नीचे की आप रामलीला आप ही लिख लेना, देख लेना, अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद स्क्रीनशॉट तो जरूर करना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, ज्यामितीय समवायता का कारण बताइए। वे यौगिक जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन के कारण भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूहों के त्रिभुज में दो भिन्न भिन्न विन्यास प्राप्त होते हैं उन्हें ज्यामितीय समावयव कहते हैं। यह एल्केन में अडोक्सियम और साइकोकेनेंस के व्युत्पन्नों में पाई जाती है। देख लेना, स्क्रीनशॉट करके याद कर लेना, बट याद तो हो ही गया आपको। अब ये लो, ये जो दो मैंने लिखे हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा उत्तर, प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा उत्तर, प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर लिखना है। तो यह स्थायी प्रभाव है लेकिन यह अस्थायी प्रभाव है, इसमें कोई आयतन नहीं होता लेकिन इसमें आयतन बनते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर, इलेक्ट्रॉन, अरे फोन आएगा, रुक जा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का जो उत्तर आता है अपना, इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही क्या है। तो इसको संपल में समझ सकते, इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब जिनके इलेक्ट्रॉन के प्रति, मतलब जिन अभिकारकों के इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता अधिक होती है वह इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। और नाभिक स्नेही वह कहलाते हैं जिनकी नाभिक के लिए बंधुता अधिक होती है। मतलब समझ गए, स्नेह का मतलब क्या होता है, प्यार। मतलब इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गए, और जो नाभिक से प्यार करते हैं वो नाभिक स्नेही हो गए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसे आपको कर लेना, ये तो बहुत आसान है, बट इतना ना लिखकर मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन दिया है। गाइस पीडीएफ के लिए दबा के लाइक मारो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा उत्तर, प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा उत्तर क्या बोलता है, क्या बोलती। उसके बाद आप देखते प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर, कार्बोधनायन की संरचना धनावेशित कार्बन परमाणु sp2 संकृत होता है तथा एक p कक्षक रिक्त रहता है sp3। उसके बाद ए है, ठीक है। इसके बाद कार्बोकेटायन संरचना यही है, यहाँ पर संरचना ये बनाना है, ये चित्र जो आपको दिख रहा है, ये जो चित्र बनाना है संरचना चित्र ही बना देंगे, और थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेना है। दोस्तों दबा के लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है यार, बहुत मेहनत से पीडीएफ मिली है, वो भी भाड़े पे मिली है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम उदाहरण के साथ समझाओ।
अब हुंड का नियम उदाहरण के साथ समझाओ, 1 घंटे का प्रश्न है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लेना दोस्तों। उसके बाद ये जो है आपको याद ही होगा, इसलिए मैं आपको ज़्यादा यहाँ पर बकवास नहीं करूँगा। हुंड ने कक्षकों में इलेक्ट्रॉनिक एकमन संबंधी नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, इसके बाद इनमें से किसी भी कक्षक में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तब उस कक्षक के ये दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण होते हैं। ठीक है, उसके बाद है आगे देखते हैं। आगे दिया हाइड्रोजन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत का। इसको क्या माइक है जो मेरा वो हिरा गया, मिल नहीं रहा है, गुम गया है कहीं, इसलिए आवाज जितनी भी वीडियो आई है उनमें आवाज नहीं आई है। मैंने दूसरा ही फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया बट वो अभी तक नहीं आ पाया है, लेकिन कब आएगा, आ जाएगा। इसके बाद अच्छा वाला मंगाया, वो हिरा गया, पता नहीं किसी ने चोरी कर लिया। नहीं, हिरा तो नहीं है मेरे यहाँ पर, किसी ने चोरी कर लिया, लगता है किसी कोई ले गया, पड़ोसी ले गई हो गई। ठीक है, उसके बाद कोई चोरी कर ले गया, पता नहीं चला। बट मैप की याद आ रही है। आपको पता है जब मेरा मैप खो गया था तो मैंने कौन सा गाना उसको मतलब गाना कौन सा गाता था मैं ये वाला गाना गाया था करता था जब मेरा माइक खो गया था। बट अभी के टाइम बहुत ज़्यादा माइक की ज़रूरत थी, लेकिन वो खो गया है और अब दूसरा वाला अभी तक नहीं आ पाया है, बट आ जाएगा वो भी। वो लेकिन माइक जब खो गया तो वो कहाँ तुम चले गए। उसके बाद हाइड्रोजन वर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत का लेना। उसके बाद यहाँ पर इसको अच्छे से कर लेना। हाइड्रोजन वर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत 1927 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक बर्न हाइड्रोजन वर्ग ने बताया कि किसी भी गतिमान कण के लिए स्थान और संवेग दोनों का एक साथ ठीक ठीक निर्धारण असंभव है। ठीक है, इतना ही है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14, गैसों से भरी पानी की बोतलों को गर्मियों में रखा जाता है क्यों। आप देख सकते हैं वातावरण की आर्द्रता मौसम के अनुसार बदलता रहता है। सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में तथा सबसे अधिक वर्षा ऋतु में रहती है। आर्द्रता मतलब हवा में चले जल की उपस्थिति। गैसीय अवस्था में हम जानते हैं कि भाप ठंडी होने पर पानी के रूप में बदल जाती है। यही कारण है कि जब बोतल में ठंडा पानी भरते हैं तो उसे बाहरी सतह पर हवा में उपस्थित वाष्प कण संघनित होकर जल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी कारण बोतलों को वायु में पानी के अंदर रखी जाती है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर है तापक्रम पर निम्न का प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? पृष्ठ तनाव, श्यानता एवं द्रव्य के वाष्पता। तो पृष्ठ तनाव देख सकते हैं, ताप बढ़ाने पर अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और उसके मध्य अंतराणविक बल घट जाता है। इसलिए द्रव्य की सतह पर उपस्थित अणुओं को द्रव्य के अंदर उपस्थित परमाणु क्रम आकर्षित करते हैं। इसके बाद श्यानता, ताप बढ़ाने पर अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और उसके मध्य अंतराणविक आकर्षण बल घट जाता है, अतः श्यानता उसके विपरीत, ताप बढ़ाने पर श्यानता बढ़ जाती है। उसके बाद द्रव्य का वाष्प दाब। दोस्तों यकीन मानिए पेपर यही आएगा, चिंता मत करना, यही पूरे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, गारंटी है मेरी। फिजिक्स में तो आपने देखा था, बस द्रव्य का वाष्प दाब वीडियो को अंत तक देखना है। द्रव्य का वाष्प दाब, अधिक ताप पर द्रव्य के अधिक अणुओं के पास द्रव्य की कुछ सतह से निकलने पर अधिक ऊर्जा होती है, इसलिए ताप बढ़ाने पर द्रव्य का वाष्प दाब बढ़ जाता है। इसके विपरीत ताप बढ़ाने पर द्रव्य की सतह में अणुओं की संख्या कम होने से वाष्प ताप घट जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15, मतलब ऊपर जो दोस्तों जो प्रश्न क्रमांक 15 यहाँ पर गलती से लिखा गया था, प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा वाला है ये। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 का साम्य स्थिरांक केपी और केसी में संबंध। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लेना, इतना करना है, केपी और केसी में संबंध यहाँ पर इतना हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 ली साताली का नियम। तो हम ली साताली का नियम थोड़ा देखते हैं क्या भाषण देता है। साम्य निर्धारित करने वाले एक या एक से अधिक सांद्रण बदल दिए जाएं तो साम्य ऐसी दिशा की ओर अग्रसित होता है जिधर परिवर्तन से उत्पन्न प्रभाव को नष्ट होने की प्रवृत्ति होती है। इस सिद्धांत के आधार पर रासायनिक साम्य पर सांद्रण, ताप एवं परिवर्तन के प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद सांद्रता पर प्रभाव करना है आपको, ताप परिवर्तन का प्रभाव करना, ऊष्माक्षय अभिक्रिया, यहाँ से आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ तक ऊष्माक्षय अभिक्रिया करना है। तीसरा है ताप परिवर्तन का प्रभाव करना है। उसके बाद तीसरा यहाँ तक आपको इतना लिख लेना है। का इस पीडीएफ में व्हाट्सएप ग्रुप में अपने और मतलब डालवा दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी और टेलीग्राम पर भी मैं डाल दूंगा। बट लाइक का टारगेट पूरा करो। बट लाइक का टारगेट है कितना, 2 करोड़। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब
कुछ भी मजाक सेट किया, बट ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 लाइक टारगेट पूरा है, 2 लाइक, सिर्फ ओनली 2 लाइक पूरा कर दे, पीडीएफ में तुरंत डाल दूंगा क्योंकि समय कम है, मैं खुद जानता हूँ। बेंजीन को निम्नलिखित में कैसे परिवर्तित करें? नाइट्रोबेंजीन, इसमें आपको करना है प्रश्न, आप प्रश्न बैंक में से देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये पूरी महाभारत है, यहाँ पर देख लीजिए, ये महाभारत का ही दूसरा रूप है, ये महाभारत का अगले वाला है, कलयुग की महाभारत है ये। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा उत्तर, प्रश्न क्रमांक 16 का दिया, आप मतलब आप निम्नलिखित यौगिकों को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे? एथाइन, सोडियम बेंजाइड, फिनोल। तो एथाइन को ऐसे, सोडियम को ऐसे और फिनोल को ऐसे परिवर्तन करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 हैश का नियम, अब ये हैंस का नियम, हैश का नियम उसके बाद हैश का नियम ने इस नियम का प्रतिपादन सन 1840 में किया था। इसके अनुसार यदि कोई रासायनिक परिवर्तन 2 या 2 से अधिक विधियों द्वारा एक या एक से अधिक पदों में किया जा सके तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न अथवा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा समान स्थिर होती है, चाहे वह परिवर्तन किसी विधि द्वारा किया गया होगा। इसकी पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने का कष्ट कर सकता हूँ, चिंता मत करना, मुझे पता है बहुत मेहनत लगी पीडीएफ को बनाने में, इसको आपको देख लेना। बट प्रश्न आप इसमें स्टिक कर लेना, मैंने इसलिए जल्दी जल्दी निकाल दिया है प्रश्न क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक में प्रश्न देख लेना, ठीक है, और ये आपको तो याद होगा ही, मुझे पता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर अथवा उत्तर, एंट्रोपी क्या है, इसकी भौतिक सार्थकता समझाओ। तो एंट्रोपी क्या, ऊष्मागति में एंट्रोपी एक भौतिक राशि है जो सीधे मापी नहीं जाती बल्कि गणना द्वारा इसका मान निकाला जाता है। इसका प्रतीक 5 है, इसका प्रतीक 5 है। किसी निकाय की कुल ऊर्जा का वह भाग है जिसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इस निकाय को एंट्रोपी कहलाती है। और इसकी भौतिक सार्थकता आप देख सकते हैं, इतना आपको लिख लेना है पूरा, बट यहाँ पर इतना पूरा लिख लेना है, पूरा एक एक से लिखना है, ठीक है। उसका प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 18 निम्नलिखित इस विशेष तारांक के शब्दों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके ऑक्सीकरण संख्या आपको हल करके देख लेंगे, बस यहाँ पर थोड़ा छोटा सा आंसर है, क्वेश्चन बैंक में इतना ही दिया था, बट इसी आपको एक एक से निकाल कर देखनी है। और इसकी अलग से वीडियो चाहिए इन 5 की, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, निकालनी कैसी है पूरी। चाहिए तो कमेंट आप बॉक्स आपके लिए, कमेंट बॉक्स में हड़ाबड़ी कर दो, भर जाना चाहिए पूरा कमेंट बॉक्स। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का मतलब 18 प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर, CSNAI तथा F में ऐसे तत्व की पहचान कीजिए जो केवल ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 आपको इतना लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद ये जो है का खा गा घा तीनों को करना है। इसके बाद का उत्तर देख सकते हैं आप, खा का देख सकते हैं, गा घा, और इसे आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट करके ले लेना है, अच्छे से कर लेना है। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर, अपर रूप क्या होता है? अपर रूप क्या होता है, ये जो प्रश्न है आपको देख लेना, प्रश्न अच्छे से कंठस्थ कर लिया जाए। उसके बाद अपर रूप क्या होता है, कार्बन के 2 महत्वपूर्ण अपर रूप तथा ग्रेफाइट की संरचना का चित्र बनाइए। इन दोनों अपर रूपों के भौतिक गुणों पर संरचना का क्या प्रभाव पड़ता है, ये जो है आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद इसे जो बहुत बड़ा है यार ये प्रश्न, इसका बहुत बड़ा है प्रश्न। उसके बाद प्रश्न क्रमांक अथवा कारण बताइए, ये जो कारण का खा का आप सभी को कर लेना, इसका भी बहुत बड़ा है प्रश्न, ये जो बड़ा है इसका भी बहुत बड़ा है प्रश्न। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा उत्तर, प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा उत्तर। तो इसी बात पे हमारी सत्यनारायण भगवान की ये कथा पूरी समाप्त होती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।